इन द प्रीवियस लेक्चर हम क्या कहते हैं कि वी वर डिस्कसिंग योर ओवरफ्लो एंड अंडरफ्लो एरर्स। क्विकली रिकैप कर लेते हैं आसान अल्फाज में। ओवरफ्लो एरर का मतलब ये होता है कि आपका डाटा इज लार्जर देन द एलोकेटेड बिट्स। माइक्स ऑफ रखिएगा प्लीज़, अपने माइक्स ऑफ कर लें। ठीक है, नबीहा प्लीज़ अपना माइक ऑफ कर लें बच्चे। अच्छा, सो आपका अंडर ओवरफ्लो एरर क्या है कि आपके पास नंबर ऑफ बिट्स जो हैं दे आर नॉट सफिशिएंट टू अकोमोडेट द डाटा। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास आंसर 9 बिट्स का बन रहा है और आपके पास जो अलाउड बिट्स हैं वो सिर्फ 8 हैं, दैट इज़ एन ओवरफ्लो एरर, जिसकी वजह से आपको 8 बिट्स ही नज़र आ रहा है और जो नाइन्थ मोस्ट सिग्निफिकेंट साइड वाली बिट है वो आपको नज़र नहीं आ रही, ड्यू टू विच इट विल के बी इंटरप्रेटेड एज अ रॉन्ग आंसर। ठीक है ना। अच्छा, सिमिलरली और अंडरफ्लो क्या होता है कि आपका जो नंबर है वो बहुत छोटा है टू बी रिप्रेजेंटेड इन द अलाउड बिट्स। इसकी एग्जांपल मैंने आपको कल इस तरह दिखाई थी कि मैंने अगर फॉर एग्जांपल फिक्स्ड पॉइंट में ये फॉर्मेट फॉलो किया हुआ है कि मेरे पास फ्रैक्शनल पार्ट में 1 पावर 32 से नीचे नंबर जा ही नहीं सकता, यानी मैंने सिर्फ सिर्फ 5 डेसिमल प्लेसेस अलाउ किए हैं। अब इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में मैं 1 पावर ओवर 64 रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, विच मीन्स if I try to represent this number in this allowed number of bits, तो मुझे जो नंबर जीरो नजर आएगा, बिकॉज 1 पावर 64 वाली बिट है ही नहीं मेरे पास। देयरफॉर जो बिट्स ऑफ हैं आपको सिर्फ वही नजर आ रही है, रिजल्टिंग इन द नंबर लुकिंग लाइक अ जीरो। अब ये एक अंडरफ्लो एरर है कि नंबर इज टू स्मॉल टू बी रिप्रेजेंटेड इन माई अलाउड नंबर ऑफ बिट्स। ठीक है, ये आपका अंडरफ्लो। अच्छा जी, अब हम आज करते हैं राउंडिंग एरर्स की बात। अच्छा, राउंडिंग एरर्स में क्या प्रॉब्लम है? अब फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझने की कोशिश करें कि आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है ना, उसका जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो इन्हीं वेट्स पे रन करते हैं, यानी 1/2, 1/4, 1/8, इसके अलावा कोई वेट्स नहीं हो सकते। सो इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि अगर आप एक ऐसा नंबर रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं जो कि इन वेट्स में नहीं आता, तो वो पूरी तरह रिप्रेजेंट नहीं हो सकता। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देखें, मैं एक नंबर रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ विच इज़ 5.3। अच्छा, बाय द वे दिस इज एन alternate मेथड ऑफ कन्वर्टिंग इनटू फाइंडिंग आउट द फ्रैक्शनल पार्ट। और उसका सीक्वेंस क्या है कि आप सिर्फ 0.3 वाले हिस्से को लें। 5 तो आप टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंट कर लेंगे, 0 1 0 करके, वो तो हो जाएगा। 0 1 0 1, दैट्स 5। ठीक है, ठीक है। असल में 0.3 का प्रॉब्लम आता है। अब 0.3 को मैंने 0.3 का बाइनरी वर्जन निकालना है। ठीक है, अब एक तो बाइनरी वर्जन का तरीकेकार हम जैसे हमने कल डिस्कवर किया था कि वी सिंपली टर्न ऑन द बिट्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर रिप्रेजेंटिंग। फॉर एग्जांपल 10.5 के लिए मुझे 0.5 चाहिए, उसको ऑन कर लें। इस तरह मुझे अगर 6.75 के लिए 75 शो करना है तो मुझे 0.25 और 0.25 ऑन करने की जरूरत है। ठीक है, दैट्स ओके। बट व्हेन आई हैव अ नंबर लाइक से 0.3, तो 0.3 को रिप्रेजेंट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। वो क्यों मुश्किल होता है? बिकॉज ये 0.3 पूरी तरह रिप्रेजेंट हो ही नहीं सकता। अब मैं आपको इसकी रीजन बताता हूँ। दिस इज एन alternate मेथड ऑफ फाइंडिंग द फ्रैक्शन, द बाइनरी सीक्वेंस फॉर अ फ्रैक्शनल पार्ट। अब लेट्स जैसे मैं 0.3 को लेता हूँ और उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर, दैट्स द रूल। द रूल स्टेट्स कि आप 0.3 को मल्टीप्लाई बाय 2 करें। अगर उसका रिजल्टेंट प्रोडक्ट जो है 1 से बड़ा है तो यू गिव इट अ 1, अदरवाइज आपने उसको वैल्यू देनी है 0। सो मेरे पास चूंकि 1 से 0.6 1 से छोटा है, तो मैं इसको वैल्यू दे रहा हूँ 0। इसके बाद आ जाए 0.6 मल्टीप्लाई बाई 2। अब 0.6 मल्टीप्लाई बाई 2 इज 1/2, विच इज एक्चुअली ग्रेटर देन 1। देयरफॉर मैं इसको एक वैल्यू 1 दे देता हूँ। अच्छा, अब इस ग्रेटर देन 1 वाली वैल्यू को हम देंगे, इसका जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसको आगे कंटिन्यू कराएंगे। 0.2 मल्टीप्लाई बाई 2 लें तो 0.4 आ गया, अगेन लेस देन 1, 0। 0.4 मल्टीप्लाई बाई 2 आ गया, 0.8, अगेन लेस देन 1, फिर 0। फिर 0.2 मल्टीप्लाई बाय 1 करें तो 0.8 मल्टीप्लाई बाय 2 करें तो 1.6 आ जाता है। दिस इज अगेन 1। अब फिर मैं इसी तरह कंटिन्यू करना है विद 0.6 अगेन। अगर आप नोटिस करें कि 0.6 दोबारा आ गया, जैसे पहले था ये दोबारा आ गया, और ये इसी तरह बार बार आता जाएगा। इसका मतलब है 0.3 को मैं एक्यूरेटली बाइनरी में कन्वर्ट कर ही नहीं सकता। ये ऐसा नंबर है जिसको मैं इन वेट्स के साथ कन्वर्ट कर ही नहीं सकता। एंड दिस इज वाई वी हैव टू फाइंड अ वे ऑफ अप्रोक्सीमेशन। ठीक है ना। एक और एग्जांपल कंसिडर करें। फर्स्ट करें मेरे पास नंबर है पॉइंट 1.95। नाउ दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ अ नंबर दैट आई कैन नॉट रिप्रेजेंट एक्यूरेटली यूजिंग दीज वेट्स। ठीक है, अब अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश भी करूँ ना, तो मेरे पास एक नंबर आ रहा है विच इज 1.953125। ठीक है, नाउ दिस नंबर इज क्लोज टू दिस। ठीक है, अब अगर आप इसका बाइनरी सीक्वेंस देखें, इट लुक्स समथिंग लाइक दिस। मैं इसको बाइनरी में लिखूंगा तो ये चीज़ है, लेकिन इट्स नॉट 1.95।
तो इसका मतलब ये है कि आप अगर फॉर एग्जांपल इसको रिप्रेजेंट करना चाहो भी, तो आपके पास दो ऑप्शंस है, एक तो 1.953125 और दूसरा है 1.945315, ठीक है ना। दोनों उसके क्लोज हैं, यानी इट्स जस्ट अबाउट बिगर और जस्ट अबाउट स्मॉलर, ठीक है। लेकिन 1.95 नहीं बन सकता बिकॉज आपके पास ये वेट्स में ऐसी गुंजाइश ही नहीं है। विथ 8 बिट्स द नियरेस्ट वी कैन गो गेट इज, यानी जो डिफरेंस है वो आपके पास ये हमेशा आ रहा है 0.003125, बट दिस इज द क्लोजेस्ट वी कैन टू 1.35, यानी आपका इतना डिफरेंस आ रहा है। Increasing the number of bits can get us closer, but this is left to the programmers to decide the level of accuracy. अब for example, आप चाहें तो number of bits, अब यहाँ पे मैं for example 1 2 3 4 5 6 7 8 bits यूज कर रहा हूँ, तो let's just say कि it is decided कि आपने 16 bits यूज करने हैं। अब 16 बिट्स के साथ मैं मोर फ्रैक्शनल पार्ट्स ऐड कर सकता हूँ, देयरफॉर आई कैन गेट अ मोर एक्यूरेट वैल्यू दैट इज क्लोजर टू 1.95। लेकिन 1.95 बनना नहीं है, ठीक है। आप ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू बना सकते हैं, उसका जो डिफरेंस है ये वाला जो मज़ीद कम हो सकता है, लेकिन ये है कि आप अपनी मज़ीद क्या कहते हैं साइज ऑफ डाटा भी इंक्रीज कर रहे हैं। लेकिन दैट्स ओनली लेफ्ट अप टू योर प्रोग्रामर्स टू डिसाइड कि आपने किस लेवल तक एक्यूरेसी पे जाना है, ठीक है। तो अगर आप बिट्स बढ़ा दोगे तो इंट्रोड्यूस मोर एक्यूरेसी, बट अगेन ये नंबर ऐसा है जिसको हम पूरी तरह रिप्रेजेंट कर नहीं सकते, ठीक है। तो ये है आपके पास राउंडिंग ऑफ और एरर्स। इज दिस क्लियर? यस। ओके। अब आगे चलते हैं कि आपके पास राउंडिंग ऑफ एरर्स और एब्सोल्यूट एरर क्या चीज़ होती है। द एब्सोल्यूट एरर इज एन एक्चुअल मैथमेटिकल डिफरेंस between the answer and the approximation of it and that you can store. For example, अगर मेरे पास 1.675 ये है, इसको मैंने 8 बिट्स के अंदर स्टोर करना है यानी फिक्स पॉइंट के हिसाब से। वी कैन ट्रंकेट द नंबर, यानी मुझे ये पूरा नंबर मैं स्टोर नहीं कर सकता, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या करूंगा कि इसकी आखिरी वाली जो डेसिमल प्लेस है उसको गायब कर देता हूँ, लीविंग बिहाइंड दिस, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पे आपके पास एक एब्सोल्यूट एरर बन जाता है विच इज दिस, यानी कि एक्चुअल वैल्यू क्या मेरे पास अचीव्ड है और मैं सेव क्या कर पा रहा हूँ, तो उसके बीच में जो डिफरेंस है वो आपके पास एब्सोल्यूट एरर कराता है, ठीक है। एब्सोल्यूट एरर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू बिकॉज यू आर रिड्यूसिंग, you're subtracting your achieved value versus the saved value, और उसकी वजह से आपका एरर जनरेट हो रहा है, ठीक है। अब आप मार्जिन ऑफ एरर एक सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं इस वैल्यू को इसलिए एक्सेप्ट कर सकता हूँ बिकॉज इट हैज़ बीन डिसाइडेड कि मेरे पास एक्चुअल वैल्यू का जो फर्क है वो पॉइंट इतना, यानी कि 1 2 3 4, यानी 5 डेसिमल प्लेसेस, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि आपके पास 0.00005 प्लस माइनस हो जाएगा ओरिजिनल वैल्यू से, तो उस हद तक मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ। और मेरे तो जो डिफरेंस आ रहा है वो 0.0002 का आ रहा है विच इज विद इन द रेंज ऑफ दिस मार्जिन ऑफ एरर। तो इसकी वजह से मैं इस वैल्यू को एक्सेप्ट कर सकता हूँ। आप डिसाइड एक अब बफर रख सकते हैं कि अगर इस के अंदर अंदर का फर्क है, यानी अगर ये 6 हो जाता, 0.006 हो जाता, तो फिर आपने एक्सेप्ट नहीं करना, बिकॉज दैट वुड बी अ रॉन्ग वैल्यू। बट मार्जिन ऑफ एरर आप डिसाइड कर सकते हैं और इसके अंदर अंदर रहते हुए आप वैल्यू को एक्सेप्ट कर सकते हैं। लेकिन मसला यहाँ पे ये है कि मैंने एक रिजिड किस्म का मार्जिन ऑफ एरर दे दिया हुआ है, जिसकी वजह से हो सकता है कि आप ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू सेव ना कर सके, और इतना रिजिड से आप जो है ना एक्सेप्टेबल वैल्यू को भी आप नहीं एक्सेप्ट कर रहे होंगे। इससे बेहतर एक और अप्रोच है जिसमें आप रिलेटिव एरर पे चले जाते हैं। अब रिलेटिव एरर क्या है कि इंस्टेड ऑफ हैविंग अ फिक्स्ड मार्जिन ऑफ एरर, आप एक परसेंटेज के तौर पे मार्जिन को सेव कर लेते हैं, यानी कि इतनी परसेंट वेरिएशन इज अ मोर फ्लेक्सिबल वे ऑफ, यानी कि कैलकुलेटिंग द एरर एज अपोज टू जस्ट कंपेयरिंग इट विद दिस। अब अगर मेरे पास इसके अंदर नहीं है, हालांकि वो वैल्यू एक्सेप्टेबल भी हो सकती है, तो फिर आप उसको फिर भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो अब आपके पास रिलेटिव एरर का फॉर्मूला क्या होता है। रिलेटिव एरर एरर निकालते कैसे हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपने एब्सोल्यूट एरर निकाला है लाइक दिस, उसको आप डिवाइड करेंगे विद द नंबर दैट यू इंटेंडेड टू फाइंड, यानी कि दिस। और जब इसको आप डिवाइड करेंगे बाय दिस थिंग, आपके पास एक रिलेटिव एरर आ जाता है। रिलेटिव एरर इज यूजुअली मेंशन्ड इन परसेंटेजेस, ठीक है। अब आपको एक एग्जांपल देता हूँ। फर्स्ट करें, द एक्चुअल लेंथ ऑफ एन इरेजर इज 35 मिलीमीटर एंड द मेजर्ड लेंथ इज दिस थिंग। इसका मतलब है आपका एब्सोल्यूट एरर जो है 0.87 हो गया, ठीक है ना। तो अब मैं अगर फॉर एग्जांपल इसका रिलेटिव एरर निकालना चाहूँ तो हो जाएगा 0.87 डिवाइड बाय आपके पास 35,
यानी हाँ एक्चुअल जो नंबर है, जो आपके पास 0.875 डिवाइड बाई 35 करेंगे तो वो आपके पास जो है रिलेटिव एरर। अब इसको परसेंटेज में मेंशन करो तो आपने परसेंट ऑफ एरर मेंशन कर दिया हुआ है। इसी तरीके से अगर कारपेंटर यूजेस मेजरिंग टेप विद एन एब्सोल्यूट एरर ऑफ 0.5 इंचेस एंड मेजर्स द फ्लोरबोर्ड्स एज 36 इंचेस, the relative error for the measurement is 0.5, जो आपके पास जो एब्सोल्यूट एरर 0.5 आ रहा है, और जो आपने एक्चुअल मेजर किया दैट इज 36, सो 0.5 डिवाइड बाय 36, तो आपके पास ये चीज़ है। देयरफॉर 1.5 1.4% इज योर रिलेटिव एरर, ठीक है ना। अब ये जो परसेंटेज वाइज अगर आप कैलकुलेट कर रहे हैं ना, so it's a more flexible approach in accommodating variations in your answers as opposed to simply, having a fixed value for your margin of error. ठीक है ना। तो this is difference between absolute error and relative error. ठीक है। अच्छा जी, अब इसी के साथ लिंक करते हैं हम आगे। चलिए ये तो टॉपिक खत्म हो गया, ठीक है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो फील फ्री टू आस्क। अच्छा जी, अब इसी इसी के साथ इसी सेक्शन में आपके पास जो नेक्स्ट थिंग है जो हमने करनी है वो सर आपकी मुझे साउंड वो फाइल। पॉइंट नहीं आपका समझ आया क्या? कि हाउ इज रिलेटिव एरर बेटर देन एब्सोल्यूट एरर। देखो मेरी बात सुनो, अगर आप फॉर एग्जांपल ये वैल्यू इस मार्जिन ऑफ एरर में एक्सेप्टेबल है। यस सर। अच्छा, अब मुझे बताओ कि अगर फॉर एग्जांपल डिफरेंस आ रहा है ना, यानी कि 0.006 का, क्या फिर मैं उस वैल्यू को एक्सेप्ट करूंगा? नहीं। हालांकि 0.005 और 0.006 में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, ठीक है ना। अब ये अप्रोच जो है ना, ये बड़ी रिजिड हो जाती है कि यार इसके अंदर ये बहुत छोटी बहुत नैरो रेंज है, इसमें आपके पास जो है ना आपकी कैलकुलेशंस, आपको डेसिमल प्लेसेस भी ज़्यादा चाहिए होंगे इस लेवल ऑफ मार्जिन ऑफ इस मार्जिन एरर में लेके आने के लिए, ठीक है ना। अब ऑब्वियसली मोर डेसिमल प्लेसेस मींस मोर बिट्स ऑफ डाटा, ठीक है ना। As opposed to this, a more flexible approach with calculating error is relative error, जिसमें आप जो है ना एक फिक्स्ड वैल्यू नहीं कंपेयर कर रहे होते, आप परसेंटेज वाइज कैलकुलेट कर रहे होते हैं, ठीक है ना। कि यार आप इस परसेंटेज के अंदर अंदर आपका एरर आ रहा है, विच इज मोर, और परसेंटेज जो है वो वेरी भी करेगी। ये तो एक फिक्स्ड अप्रोच होगी ना, परसेंटेज तो वेरी करेगी, ठीक है ना। तो परसेंटेज आपकी जो है ना, अगर आप उस परसेंटेज को अचीव कर लेते हैं तो इस हिसाब से जो है ना आपके पास जो बिट्स भी कम रिक्वायर होंगे, और आपने एरर को एक थोड़ा सा मोर बफर दे दिया हुआ है, ठीक है। अब यूं समझो कि मैं आपको एक कहता हूँ कि जनाब आपके मार्क्स कितने आए, मैं कहता हूँ कि नहीं जी, रिजिड रिजिड एग्जाम्पल ये है कि मुझे 100% मार्क्स चाहिए, मुझे 100 मार्क्स चाहिए, मैं आपके 100 का पेपर है कि मुझे 100 के 100 नंबर चाहिए। तो ये बड़ी रिजिड अप्रोच है कि नहीं 100 नहीं आएगा तो मैंने आपको कोई ना एडमिशन नहीं एलोकेट करना, ठीक है ना। आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं होगा जब तक आपके 100 मार्क्स नहीं आएंगे। अब दिस इज अ वेरी रिजिड अप्रोच। एज अपोज टू दिस एक थोड़ी सी फ्लेक्सिबल अप्रोच ये हो सकती है जिसको हम परसेंटाइल कहते हैं, कि आपके उस क्लास में कितने बच्चों से मार्क्स बेहतर, कितने परसेंट बच्चों से मार्क्स बेहतर है। लेट्स जस्ट से कि आपके क्लास में 98% बच्चों से मार्क्स बेहतर है, इसका मतलब है कि यू स्कोर्ड मोर देन 98% स्टूडेंट्स इन द क्लास, विच इज वेरी गुड रिजल्ट। तो अब ये एक मोर फ्लेक्सिबल अप्रोच है। मैं कहूँ कि यार आपने अगर 98% बच्चों से बेहतर स्कोर किया तो आपको एडमिशन मिल सकता है, ठीक है आपके 100 मार्क्स नहीं आए होंगे, लेकिन यू मैनेज टू स्कोर 98, मोर देन 98% ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर ट्राइंग टू अप्लाई फॉर दिस यूनिवर्सिटी, ठीक है ना। अब ये मोर फ्लेक्सिबल अप्रोच होती है, इसमें आपके पास जो है ना बफर रूम ज़्यादा बन जाता है, इसमें आपके पास। अब इसी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम यानी यहाँ पे हमारे नंबर ऑफ बिट्स के हिसाब से सोचें, तो मैं इस मार्जिन ऑफ एरर को अचीव करने के लिए शायद बिट्स ज़्यादा यूज़ करूँ, अकोमोडेटिंग फॉर लार्जर डाटा साइज। लेकिन अगर मैं परसेंटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से कैलकुलेट करने दे देता हूँ तो मेरे पास थोड़ी सी फ्लेक्सिबल अप्रोच हो जाती है, अलाउइंग फॉर लेसर साइज ऑफ डाटा, लेसर नंबर ऑफ बिट्स। इज दिस क्लियर? यस सर। ओके, अब आगे चलते हैं। अब हमारे पास इस सेक्शन में जो नेक्स्ट अप्रोच है ना, वी आर गोना हैव टू टॉक अबाउट बिटमैप इमेजेस। अब हमने जो कि पहले डिस्कस किया हुआ है, पहले हम बात कर लेते हैं हमारे। अच्छा, अगेन आई रिपीट कि मैं ना आपको एक और नोट्स दिखा रहा हूँ, लेकिन आई एम गोना कंपाइल दिस इनटू योर 3.5 सेक्शन डॉक्यूमेंट, ठीक है ना। वो मुझे आप थोड़ा टाइम दें, मैं आपको उसमें कंपाइल करके देता हूँ, लेकिन फिलहाल फॉर द सेक ऑफ कॉन्सेप्ट जो चीज़ें सिमिलर हैं कैम्ब्रिज के साथ, हम कैम्ब्रिज से भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी ना, हमने ये, अब आ जाता है कैरेक्टर रिप्रेजेंटेशन, ठीक है ना। अब कैरेक्टर रिप्रेजेंटेशन हमने इमेज नंबर्स की रिप्रेजेंटेशन कर ली, हमने फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स की रिप्रेजेंटेशन कर ली। अब हम जो है ना कैरेक्टर रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं। अब कैरेक्टर रिप्रेजेंटेशन वी आल्सो डिस्कस दिस बिफोर,
क्विकली रिकैप कर लेते हैं कि अगर आप अपने कोई टेक्स्ट एंटर करते हैं, कोई कीबोर्ड से एंटर करते हैं, कोई टेक्स्ट फाइल, लेटर्स वगैरह, ये ध्यान में रखिएगा कि एवरीथिंग हैज टू बी कन्वर्टेड टू वंस एंड जीरोस। अब किसी चीज़ को वन एंड जीरो में कन्वर्ट नंबर के लिए करना तो बड़ा आसान है, बिकॉज हमने डीनरी से बाइनरी कन्वर्जन सीखी हुई है। लेकिन अगर मैं किसी टेक्स्ट को एंटर करना चाहूँ तो टेक्स्ट को मैं बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करूँ, दिस नो वे। तो उस इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोडिंग स्कीम वाज इंट्रोड्यूस्ड called ASCII. अब ASCII stands for American Standard Code for Information Interchange. उस इस कोडिंग स्कीम के तहत ये डिसाइड किया गया था कि एवरी कैरेक्टर दैट यू कैन एंटर इन टेक्स्ट फाइल will be associated with a binary value called an ASCII code. For example, कैपिटल ए को आप 65 एसोसिएट कर लेते हैं, तब इसका मतलब है कि जब मैं कैपिटल ए अपने कीबोर्ड से एंटर करूंगा या टेक्स्ट डॉक्यूमेंट से एंटर करूंगा तो एक्चुअली उसके बैक एंड पे 65 सेव हो रहा है, जिसको आप बाइनरी में बड़ा आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं। सो असल चैलेंज यहाँ पे ये है कि आपने चूंकि डाटा बाइनरी में रिप्रेजेंट करना है तो नंबर्स को तो आप बड़े आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं, टेक्स्ट को नहीं कर सकते। तो इट वाज डिसाइडेड कि हर टेक्स्ट को एक न्यूमेरिक वैल्यू दे दो, ताकि वो नंबर जो है जो हम बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं, उस नंबर के अगेंस्ट हर टेक्स्ट वैल्यू की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन आ जाती है, देयर फॉर अलाउइंग माई कंप्यूटर टू सेव डाटा। ठीक है ना। अब ASCII जो है आपका ओरिजिनली 7 बिट्स का होता था, दैट मीन्स 2⁻⁷ 128 डिफरेंट परम्यूटेशन या कॉम्बिनेशन बन सकते थे फॉर योर 7 बिट ASCII कोड। अब अगर मेरे पास 128 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बन रहे, दैट मीन्स आई एम केपेबल ऑफ सेविंग 128 डिफरेंट कैरेक्टर्स, विच इज नॉट अ लॉट कंपेयर टू आज की दुनिया में हमारे पास जब मल्टीपल लैंग्वेजेस आ जाती हैं। ठीक है। तो इसलिए हमारे पास ओरिजिनल जो ASCII कोड है 7 बिट्स का था, जिसके पहले जो 32 बिट्स थे, जीरो से लेके ASCII कोड 31 तक, ये नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स होते थे। इनफैक्ट दीज आर कमांड्स। ठीक है ना। इसका मतलब अगर आपने कोई कमांड भी देनी है, कैरेज रन की कमांड है, बैक स्पेस की कमांड है, ठीक है ना, शिफ्ट की कमांड है, एंड की कमांड है, एस्केप की कमांड है, ये सारे डिफरेंट जो कमांड्स हैं जो कि आप कीबोर्ड से एंटर कर सकते हैं, तो इसके अपने अपने ASCII कोड्स हैं, एंड दे ऑक्यूपाई जीरो से लेके 31 तक ASCII कोड्स। इसके अलावा जो आपके प्रिंटेबल कैरेक्टर शुरू होते हैं, दैट इज फ्रॉम 32 ऑल द वे टू 127। इसमें आपके पास ये फॉर एग्जांपल देखिए, कैपिटल ए आ गया, इसका ASCII कोड है 65, और स्मॉल ए है, इसका ASCII कोड है 97। आपको ज़्यादातर जो ज़रूरी है वो 65 याद रखना है, 97 याद रखना है, और नंबर्स के लिए आपको 48 याद करना है, बाकी सारे सीक्वेंस में चलते हैं। तो इसका मतलब है कैपिटल ए अगर 65 है, 66 जो है वो बी होगा, 67 सी होगा, स्मॉल ए अगर 97 है तो स्मॉल बी 98 होगा, स्मॉल सी 99 होगा, सो ऑन सो फोर्थ। ठीक है ना। इसके अलावा आपके पास जो जीरो है 48 है, 1 49 है, 50 है, 2 सो एंड सो फोर्थ। तो ये आपके पास डिफरेंट ASCII कोड्स है। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि 128 कैरेक्टर्स इज नॉट अ लॉट। तो इसलिए जो है उस टाइम पे एक्सटेंडेड ASCII, जिसको यूनिकोड 8 भी कहते हैं, वो एक्सटेंडेड ASCII यूनिकोड 8 वाज इंट्रोड्यूस, जिसमें हर कैरेक्टर के 7 की बजाय 8 बिट्स इंट्रोड्यूस हो गए थे। अब 8 बिट्स का मतलब ये है कि आपके पास 2⁻8 256 कैरेक्टर्स आ जाते हैं, जिसमें पहले 128 वही हैं जो हमेशा से चलते हैं एक्सटेंड बेसिक ASCII के अंदर, वन यानी जीरो से लेके 127 तक वही कोड्स चलेंगे। बस इसके 128 से आगे 255 तक आप नए कोड्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। सो ओरिजिनल ASCII के कोड्स वही रहते हैं, बस वो 7 की बजाय 8 बिट्स में लिख रहे हो। बाकी सारे आपके पास नए जो कोड्स एंटर हो रहे हैं वो 127 के बाद से एंटर हो रहे हैं। और बेसिकली कोड्स कौन से थे, दे लुक समथिंग लाइक, यानी कि रोमन न्यूमरल्स हैं और इस तरह की चीज़ें हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं। तो ये सारे जो आपके सिंबल्स हैं, ये आपने 128 से लेके 255 तक जो 8 बिट्स की वजह से एडिशन हुई थी, वो 256 आपके पास जो है 256 कैरेक्टर्स टोटल बन गए थे। तो वो जीरो से लेके, जीरो यहीं से, बीच में आपके पास 32 सारे यहाँ पे, फिर 127 तक ये था, 128 ऑनवर्ड्स जो है ना आपके 255 तक, ये सारे कैरेक्टर्स थे। ठीक है ना। अगेन चैलेंज फिर वही आ जाता है कि आपके पास ये भी सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज को केटर कर रहा है, विच मीन्स कि आपको और लैंग्वेजेस को अकोमोडेट करने के लिए फिर मोर नंबर ऑफ बिट्स पर कोड चाहिए, जिसकी वजह से आप यूनिकोड 16 या फिर उससे भी बड़ा जो है 32 वाला बिट जो है उस पर भी जा सकते हैं। अब 32 बिट कोड का मतलब ये कि 2⁻32 4 बिलियन, मोर देन 4 बिलियन डिफरेंट कैरेक्टर्स बन सकते हैं। और अगर आप 16 बिट्स का यूनिकोड यूज करते हैं तो 65,536 कैरेक्टर्स बन जाते हैं, विच इज अलाउड इन द यूनिकोड स्कीम। अगेन मैं रिपीट करता हूँ कि शुरू के कोड्स वही रहेंगे, नई कोडिंग स्कीम से नए कोड्स अलाउकेट हो रहे होते हैं, और दैट हैज नो इम्पैक्ट ऑन द प्रीवियस कोड्स। ठीक है।
So depending on the size, यानी कि depending on the type of data you want to save, किस language का है, तो आपके पास different coding schemes starting from ASCII, extended ASCII, Unicode 16, Unicode 8 और फिर Unicode 32 बिट्स वाला Unicode भी आ रहा होता है, इसमें आपके पास पर कैरेक्टर 32 बिट्स यूज़ कर रहे होते हैं। तो आपके पास ये डिफरेंट स्कीम्स हैं जिसकी बेस पे आप फिर मल्टीपल लैंग्वेजेस और लैंग्वेजेस के अलावा और ब्रांड्स के कोई लोगोज या फिर इमोजीज और इस तरह की चीज़ें भी आप सेव करने के काबिल होते हैं, बिकॉज नाउ यू हैव मोर कोड्स टू अकोमोडेट न्यूअर कैरेक्टर्स। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा हमने ये भी डिस्कस किया था कि कैरेक्टर सेट क्या चीज़ होती है, कि कैरेक्टर सेट वो तमाम कैरेक्टर्स हैं जो कि आपका कंप्यूटर का हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर अंडरस्टैंड कर सकता है। ठीक है ना। सो इफ अ कंप्यूटर इज गिवन अ कोड दैट इट डज नॉट अंडरस्टैंड, दैट मीन्स वो कोड, वो पर्टिकुलर सेट ऑफ कोड्स या कैरेक्टर्स उस कंप्यूटर के कैरेक्टर सेट में है ही नहीं, वो उसको इंटरप्रेट कर ही नहीं पाता। ठीक है। So anything, all of the characters that my computer hardware or software can understand are considered its character set. Is this clear? Yes. ओके, अब हम बात करते हैं बिट मैप्स की, सॉरी इमेजेस की। इमेजेस में आपके पास दो ऑप्शंस है, एक तो वेक्टर ग्राफिक्स है और एक आपके पास बिट मैप, सिंपल बिट मैप इमेजेस है। ठीक है ना। पहले जरा वेक्टर ग्राफिक को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। इमेज रिप्रेजेंटेशन, अगेन इमेज, एवरीथिंग हैज टू बी कन्वर्टेड वंस एंड जीरोस। सो अगर मैं एक इमेज भी रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो उसने कंप्यूटर के पॉइंट ऑफ व्यू से वन एंड जीरो में ही सेव होना है। अब अगर मैं इमेज को सेव कर रहा हूँ तो मेरे पास दो ऑप्शन है, एक तो वेक्टर ग्राफिक है, दूसरा आपके पास बिट मैप इमेजेस है। फर्स्ट अंडरस्टैंड करते हैं कि वेक्टर ग्राफिक क्या है। वेक्टर ग्राफिक एक ऐसी इमेज है या इमेज फाइल है जो कि आपके सामने क्रिएट की जाती है बाय यूजिंग सेट ऑफ कमांड्स। ठीक है ना। अब वो सेट ऑफ कमांड्स जो हैं वो आपके होते हैं, उसको कहते हैं ड्राइंग लिस्ट। ना फॉर एग्जांपल अगर आप इस इमेज को देखें, इस इमेज के अंदर आपको नजर आ रहा होगा कि एक एक्चुअली ज्योमेट्रिकल शेप्स यूज की हैं, सर्कल्स हैं, रेक्टेंगल्स हैं। ठीक है ना, ये सारी ज्योमेट्रिकल शेप्स। एंड व्हाट वी नो अबाउट ज्योमेट्रिकल शेप्स इज कि अगर फिर से ज्योमेट्रिकल शेप तो उसका कोई ना कोई ज्योमेट्रिकल फार्मूला और इस तरह की चीज एग्जिस्ट करती होगी, जिसकी वजह से मैं अगर कंप्यूटर को वो इक्वेशन दूंगा तो वो कंप्यूटर मेरे लिए वो इमेज रिक्रिएट करके दे सकता है। ठीक है ना। अब फॉर एग्जाम्पल इस इमेज को ड्रॉ करने के लिए हमने ये सेट ऑफ कमांड्स देंगे उसको। फॉर एग्जांपल पहले आपने सर्कल दिया, ठीक है ना, ड्रॉ सर्कल, उसका सेंटर यहाँ इस पॉइंट में जो होना चाहिए, उसका रेडियस इतना होना चाहिए, फिल कलर उसका ब्लैक होना चाहिए और स्ट्रोक कलर जिससे आपने सर्कल बनाया वो आप, सॉरी, फिल कलर येलो होना चाहिए, स्ट्रोक कलर जिसकी आपकी जो आउटलाइन आपने बनाई है वो ब्लैक होना चाहिए और स्ट्रोक विड्थ जो आपने यूज की है वो 0.05 होनी चाहिए। इसके अलावा आपने दो सर्कल्स बनाए हैं, एक ये वाला सर्कल है जिसका रेडियस आपने दिया है इतना, सेंटर उसका यहाँ पे होगा, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट होता है बाय द वे, ये एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दिए हैं। ठीक है ना। और उसके बाद आपने उसको फिल कलर उसने ब्लैक दिया, एक सर्कल ये हो गया और एक और सर्कल आपने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। इसके बाद आपने एक और लाइन ड्रॉ की जिसकी पोजीशन ये होनी चाहिए, स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर एंडिंग फ्रॉम हेयर, कलर उसका ब्लैक और स्ट्रोक विथ उसकी 0.1 होनी चाहिए। नोटिस कि इट इज एक्चुअली स्लाइटली थिकर देन आउटसाइड। ठीक है ना। तो ये आपने जब ड्राइंग लिस्ट दे दी तो उसने जो ग्राफिक सॉफ्टवेयर है उसने एक ड्राइंग लिस्ट को यूज करके ये इमेज आपके सामने क्रिएट कर दी। ठीक है ना। अब वेक्टर ग्राफिक का एडवांटेज क्या है, तो सबसे बड़ा इसका एडवांटेज ये होता है कि मैं अगर फॉर एग्जांपल इस इमेज को रीसाइज करना चाहूँ तो रीसाइज करने का सिंपली तरीका ये है कि आपके पास जो साइज ऑफ आपने जो है ना शेप्स यूज किए हैं, रेडियसेस फॉर एग्जांपल, आप उसको इंक्रीज कर दें तो यही इमेज आपके सामने इनलार्ज होकर दिखाई देगी। ठीक है ना। अब इस इनलार्जमेंट की वजह से आपके पास पिक्सेलेशन का इफेक्ट नहीं आता। पिक्सेलेशन क्या होता है कि जब मैं एक इमेज को रीसाइज करूं तो उसकी वजह से इमेज पिक गई। देखो मैं जैसे ये बिट मैप था तो मैं इसको रीसाइज करूं तो यू सी दिस इफेक्ट हियर, दैट इज पिक्सेलेशन। अब अगर यही वेक्टर ग्राफिक होता है जिसको मैं ड्राइंग लिस्ट के साथ बनाया तो इसके अंदर पिक्सेलेशन नहीं होती, बिकॉज दैट इमेज इज बीइंग रिक्रिएटेड अकॉर्डिंग टू द ड्राइंग लिस्ट विद बिगर साइज वैल्यूज इन फ्रंट ऑफ मी। तो इसलिए पिक्सेलेशन होना ही नहीं होता। ठीक है। तो सबसे बड़ा इफेक्ट जो है ना, सबसे बड़ा बेनिफिट मेरा ड्राइंग लिस्ट या वेक्टर ग्राफिक का ये होता है कि देयर इज नो पिक्सेलेशन इन दिस क्या कहते हैं टाइप ऑफ फाइल। अच्छा, दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट इसका ये होता है कि इस किस्म की फाइल का साइज भी बड़ा छोटा होता है, साइज एंड स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू से। अब स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू से साइज छोटा क्यों होगा इसका, ऑब्वियसली इस इमेज को सेव करने के लिए इंस्ट्रक्शंस यूज होते हैं। अब इंस्ट्रक्शंस इतनी जगह नहीं घेरते, आपने यही इंस्ट्रक्शंस यूज करके इमेज जितनी बड़ी आपने बना ले, इंस्ट्रक्शंस उसकी यही रहनी है।
तो स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी जो है ना आपका साइज भी बड़ा कम होता है, ठीक है। सो टू एडवांटेजेस: no pixelation, the image is being resized in front of me according to the drawing list. Secondly, the drawing list is very small in size, it doesn't take up a lot of space, so therefore अगर मैं वेक्टर इमेज को कहीं सेव भी करना है स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैं वहां पे इसका साइज का मसला इतना नहीं होता। इसलिए तो हम वेबसाइट्स के लिए वेक्टर ग्राफिक्स को यूज करते हैं, बिकॉज अगर मैं वेबसाइट को भर दूंगा ना बिट मैप इमेजेस से, तो इसका वेबसाइट का वेब पेज का साइज बढ़ जाता है। और वेब पेज का साइज बढ़ने का मतलब ये कि लॉन्गर डाउनलोड टाइम्स, स्लोअर प्रोसेसिंग, ठीक है ना, स्लोअर एक्सेस टू वेब पेजेस, और मेरे पास ओवरऑल कस्टमर सेटिस्फैक्शन नहीं होती। लेकिन अगर मैं वेक्टर ग्राफिक्स जहाँ पे यूज कर सकता हूँ, यूज करता हूँ, तो उसकी वजह से मेरी ओवरऑल वेबसाइट वेब पेज का साइज रिड्यूस हो जाता है। देयरफॉर अवेलेबल बैंडविड्थ के हिसाब से वो वेब पेज तेजी से डाउनलोड होता है, ठीक है। अच्छा, ये अब वेक्टर ग्राफिक का एक डिसएडवांटेज भी है। वो डिसएडवांटेज ये कि मैं हर चीज को वेक्टर ग्राफिक से रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। अगर तो उसके अंदर ज्योमेट्रिकल शेप्स यूज हो रही हैं तो बड़े आराम से कर लोगे, लेकिन इफ समथिंग डज नॉट हैव ज्योमेट्रिकल शेप्स, फिर आप उसके अगेंस्ट वेक्टर ग्राफिक नहीं बना सकते। सो इसके लिए इसकी यूज बड़े लिमिटेड होते हैं। लेकिन ये कि वेयर इट इज यूज यू शुड यूज इट, ताकि आपका ओवरऑल जो है ना वो पिक्सेलेशन का इफेक्ट भी ना हो, और जिस जगह पे आप वेक्टर ग्राफिक यूज कर रहे हैं उसका साइज भी रिड्यूस हो जाए, ठीक है। Now, next type of image is called a bitmap, ठीक है ना। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ बिटमैप। ये आपके पास एक सिंपल इमेज है बिटमैप की। अभी मेरे पास तीन किस्म की बिटमैप्स हैं, आप देखें इनमें इफेक्ट जो है ना वो पिक्सेलेशन का ज्यादा नजर आ रहा है। अब पिक्सेलेशन से यहाँ पे प्रॉब्लम हमें क्या, हमें पिक्सेलेशन हो क्यों रहा है? विद रिगार्ड्स टू बिटमैप्स आपको कुछ चीजें अंडरस्टैंड करनी पड़ेंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपके पास बिट मैप के अंदर बिट मैप इमेज का जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है जिसकी वजह से ये इमेजेस क्रिएट हुई हुई है, दैट इज कॉल्ड अ पिक्सल, ठीक है ना। यानी एक पॉइंट इन दिस बिट मैप इमेज इज कॉल्ड अ पिक्सल। एक पिक्सल, और पिक्सल स्टैंड्स फॉर पिक्चर एलिमेंट। आपके पास ये मिलियंस इफ नॉट बिलियंस ऑफ पिक्सल्स यूज करके आपके सामने इमेज सॉर्ट ऑफ रिक्रिएट होती है, ठीक है ना, असेंबल होती है। हर पिक्सल ने अपना कलर शो करना होता है और पिक्सल्स कंबाइन करके आपके सामने इमेज क्रिएट की जाती है। जितने पिक्सल्स आपके ज्यादा होंगे उतने आपके पास इमेज को रिक्रिएट और डिटेल्स ऐड करने की गुंजाइश भी ज्यादा होगी। यूल बी एबल टू ऐड मोर डिटेल्स टू द इमेज। बट अपने पिक्सल्स रिड्यूस करना शुरू कर दो, then you will start reducing the details in the image, therefore producing a low quality image. So this is a pixelated image जिसमें आपकी image के अंदर pixels कम है, therefore it is less quality and it looks like this, ठीक है ना। इसको pixelation कहते हैं। So more pixels I have, more high quality image I can create, more details can be added. Less pixels I have, then less quality images, less details, ठीक है ना। तो अब अगर पिक्सल मजीद रिड्यूस करोगे तो इमेज मजीद डिस्टॉर्ट होने लग जाएगी, इवेंचुअली यू विल नॉट बी एबल टू फिगर आउट कि इमेज के अंदर हो क्या रहा है, ठीक है। सो इसका बैलेंस रखना चाहिए। नाउ आई रिपीट अगेन, पिक्सल क्या है? बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ बिटमैप इमेज। ईच पिक्सल इज जस्ट रिप्रेजेंटिंग वन कलर। हर पिक्सल का अपना कलर, और ये डिफरेंट कलर्स मिला के आपने एक डिफरेंट कलर्स के पिक्सल्स बना के आपने एक इमेज आपके सामने रिक्रिएट की है। दूसरी चीज, एक इमेज के अंदर पिक्सल्स यूज कितने हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल इसके हॉरिजॉन्टल जो है ना शायद 1024 हो, और वर्टिकल जो है आपके पास हो फॉर एग्जांपल 786 वगैरह, ठीक है ना। तो ये जो इसका मतलब ये कि 1024 पिक्सल्स इन वन रो एंड 786 सच रोज। तो इस तरह की जब आपके पास एक कैलकुलेशन आ रही है, इस तरह की न्यूमेरिकल फिगर आ रही है ना कि आपके पास पिक्सल्स रो वाइज और उसके कितने कॉलम्स हैं, यानी एक रो कितनी है, और यानी एक रो में कितने पिक्सल्स हैं, और इस तरह की रोज कितनी है, इस चीज को हम कहते हैं इमेज रेजोल्यूशन। सो इसका मतलब ये कि आपके पास जितनी इमेज रेजोल्यूशन ज्यादा होगी उतने पिक्सल्स भी ज्यादा होंगे, देयरफॉर प्रोड्यूसिंग हाई क्वालिटी इमेजेस। इमेज रेजोल्यूशन कम करो, आपकी इमेज का साइज भी कम हो जाएगा, लेकिन एट द सेम टाइम आपकी इमेज की क्वालिटी भी कम हो जाएगी। इमेज रेजोल्यूशन की बात करते करते साथ ही हमें ये भी बताना चाहिए कि स्क्रीन रेजोल्यूशन क्या होती है। स्क्रीन रेजोल्यूशन का मतलब ये है कि आपका जो मॉनिटर है जहाँ पे आप डाटा शो कर रहे हैं, इमेज शो कर रहे हैं, वो स्क्रीन जो है कितना डाटा प्रेजेंट करने के काबिल है, कितनी पिक्सल शो करने के काबिल है। सो अगर आपके पास से फॉर एग्जांपल एक स्क्रीन है जो 4K स्क्रीन है, दैट मीन्स दैट 4K स्क्रीन इज केपेबल ऑफ शोइंग हॉरिजॉन्टली 4600 समथिंग पिक्सल्स हॉरिजॉन्टली इन अ रो, एंड इस तरह की शायद 3800 समथिंग रोज वो बना सकता है, हाई रेजोल्यूशन इमेजेस बना सकता है। तो इसका मतलब है अगर आपके पास 4K स्क्रीन है तो वो 4K इमेज और वीडियोस दिखा सकता है। लेकिन अगर आपके पास 4 के स्क्रीन नहीं है तो उस पर 4K डिस्प्ले
4K वीडियोस और इमेजेस नहीं चलेंगे। अगर आप चलाने की कोशिश भी करोगे तो वो बफर्ड और बड़े स्लो रेजोल्यूशन, वो स्लो स्पीड में प्रेजेंट हो रहे होंगे, बिकॉज माई स्क्रीन इज नॉट केपेबल ऑफ प्रेजेंटिंग दैट मेनी पिक्सल्स इन वन मोमेंट। इसलिए हमेशा हमें कोशिश करनी चाहिए कि आपकी जो स्क्रीन रेजोल्यूशन है should be at least equal to the required image resolution, if not greater than the required image resolution. ठीक है। अच्छा जी, so we know what image resolution is, we know what screen resolution is, now we need to talk about what color depth is। ठीक है ना। अब कलर डेप्थ का मतलब ये होता है कि आपके पास जो एक इमेज है एक पिक्सल है, उसका साइज क्या है। ठीक है ना। द साइज ऑफ ईच पिक्सल, दैट इज द कलर डेप्थ। इफ से फॉर एग्जाम्पल आई हैव 8 बिट कलर डेप्थ, दैट मीन्स हर पिक्सल का साइज जो है वो 8 बिट्स का है। ठीक है ना। और आप ये 8 बिट के पिक्सल्स आपने कंबाइन करके पूरी इमेज बनाई, इट गिव्स मी, आपको पता होना कि पिक्सल्स कितने हैं और हर पिक्सल का साइज कितना है, तो आप बिट्स में साइज बड़ा आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। बाकी बिट्स से बाइट्स कन्वर्ट करना, डिवाइड बाई 8 है, उसको फिर मेगाबाइट्स वगैरह हम बाद में बात करेंगे उसकी। ठीक है। सो ये आपके पास वेरी इजी टू डू हो जाता है जब आपको ये दोनों चीजें पता हो कि साइज ऑफ पिक्सल एंड नंबर ऑफ पिक्सल्स यूज्ड इन एन इमेज। ठीक है। नाउ फर्ज करें कि मेरे पास एक 8, अच्छा, अब इमेजिन करें कि आपके पास एक पिक्सल है जिसके अंदर 8 बिट स्टोर है, यानी पर पिक्सल का साइज 8 बिट्स है। अब 8 बिट्स का, अब ये बात जरा ध्यान से सुनिए, 8 बिट्स का पिक्सल होने का मतलब ये कि ईच पिक्सल कैन प्रोड्यूस वन ऑफ 2 raised power 8 256 कलर्स। ठीक है ना। ये बात दोबारा रिपीट करता हूँ कि अगर आपके पास पर पिक्सल 8 बिट सेव हो रहे हैं तो दैट मीन्स कि हर पिक्सल के पास गुंजाइश है कि 1 of 2 raised power 8 256 कलर सेव कर सकता है। तो इसका मतलब ये है कि मैं पूरी इमेज के अंदर 2 raised power 8 256 कलर्स यूज कर सकता हूँ पूरी इमेज के अंदर। ठीक है। इस साइज ऑफ ईच पिक्सल को हम कहते हैं कलर डेप्थ। और कलर डेप्थ यूज करके हम एनालाइज कर सकते हैं कि पूरी इमेज के अंदर कलर्स कितने होंगे, एंड मोर ओवर हर पिक्सल का जो मुझे साइज पता चलता है तो इमेज का साइज कितना होगा। मॉडर्न स्क्रीन्स में और मॉडर्न इमेजेस के अंदर पर पिक्सल जो है 24 बिट्स यूज होते हैं। 24 बिट्स इस तरह डिवाइड होते हैं कि पहले 8 बिट्स रेड रेड कलर को बताते हैं, दूसरे 8 बिट्स ग्रीन को बताते हैं, और आखिरी 8 बिट्स जो है ब्लू को बताते हैं। और आपके पास जितने भी कलर्स आपके सामने रिप्रेजेंट हो रहे हैं, दीज आर कॉम्बिनेशंस ऑफ दीज 3 बेसिक कलर्स। तो किसी रेड, जिसमें रेडिश ज्यादा है तो वो रेड की वैल्यू ज्यादा होगी, बाकी कम होगी। जो ग्रीनिश ज्यादा है तो ग्रीन की वैल्यू ज्यादा है। तो इसके डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बना के आप डिफरेंट कलर्स बना सकते हैं, रेड ग्रीन एंड ब्लू ना। अब चैलेंज यहाँ पे ये है कि अगर आपके पास 24 बिट्स पर पिक्सल है, दैट मीन्स योर ईच पिक्सल कैन बी a color that is 1 of 2 raised power 24, that is 16 million, more than 16 million colors। इसका मतलब है कि मॉडर्न इमेजेस एंड स्क्रीन्स जो है ना अप टू 16 मिलियन कलर्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तभी तो आजकल की स्क्रीन्स और इतनी वो वाइब्रेंट नजर आ रही होती हैं, इतने वो कलर उसका बिल्कुल रियलिटी जैसा लग रहा होता है, क्योंकि उसके अंदर 16 मिलियन डिफरेंट कलर्स यूज हुए हुए होते हैं। रियलिटी जैसा लग रहा होता है, रियलिटी जैसा होता नहीं है, हो नहीं सकता कभी भी, बिकॉज रियलिटी में देयर आर इन्फिनिट कलर्स, इन्फिनिट डिफरेंट वैल्यूज आप यूज कर सकते हैं, लेकिन हमारा कंप्यूटर इन्फिनिट तो समझता नहीं है। तो इसलिए आपने मैक्सिमम, यानी इसको बाय द वे, जो 224 बिट कलर डेप्थ है इसको ट्रू कलर कहते हैं, बिकॉज इट लुक्स लाइक द रियल थिंग। ठीक है, बट इट्स नॉट द रियल थिंग। एनीवे, सो कलर डेप्थ क्या हुआ, साइज ऑफ ईच पिक्सल, एंड बेसिकली इट रिफ्लेक्ट्स के मेरे पास 2 raised power कलर डेप्थ, इतने कलर्स आप पूरी इमेज में यूज कर सकते हैं। ठीक है। सो अगर मुझे कलर डेप्थ पता हो, इमेज रेजोल्यूशन पता हो, तो मैं बड़े आराम से बिट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से साइज कैलकुलेट कर सकता हूँ। ठीक है। स्पीकिंग ऑफ विच, साइज कैलकुलेशन में मेरे पास, आपके पास अगर से फॉर एग्जांपल एक इमेज है जिसका रेजोल्यूशन है 1366 बाय 768, और उसके पास, Just a question, sir. जी जी, Sir, if the color is like 24 bits, does it या mean we have 24 bits for each color? 24, यस, 24 बिट्स फॉर ईच कलर। यानी मेरी बात सुना, ये जो जुमले हैं ना, ये मिलते जुलते हैं। 24 बिट्स पर पिक्सल, और एक पिक्सल ने एक कलर ही शो करना है, दैट मीन्स यू टू हैव 24 पर बिट्स पर कलर, ऐसा ही है ना। Okay. ठीक है ना। सो दैट मीन्स As कि in आई, 24 bits for red and 24 bits for blue and ना 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 24 ना bits ना for ना ना green. ना ना, नो 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 नो, 8 बिट्स फॉर रेड, 8 बिट्स फॉर ग्रीन, 8 बिट्स फॉर ब्लू, दैट इज टोटल ऑफ 24 बिट्स।
Okay, okay, I ठीक get है, it now. So all of them collectively make one color. 24 बिट्स, और आपके पास 24 बिट्स पर कलर है, तो दैट मीन्स कि दैट इज वन ऑफ 16 मिलियन कलर्स, 2⁻²4। क्लियर हो गया? Yes, yes. अच्छा चलें, लेट मी रिकनेक्ट, दिस मीटिंग इज एंडिंग।